नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास के दौरान ही गांधी सार्वजनिक जीवन में भारतीयों और तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार की रंगभेद की नीति से पीड़ित जनता के अधिकारों के लिए संघर्षशील या प्रयत्नशील हो चुके थे। उन्होंने वहाँ रहकर संघर्ष किया और भारतीयों को अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। जब गांधी 1915 में भारत लौटे, उस समय भारतीय जनता उनको एक सकारात्मक आशा की नज़र से देख रही थी, क्योंकि इस समय हमारा सार्वजनिक जीवन या राष्ट्रीय आंदोलन एक वैक्यूम की स्थिति से गुजर रहा था। उदारवादी नेता प्राय शिथिल से हो चुके थे। तिलक जेल में थे। विपिन चंद्र पाल जैसे नेता के उत्साह में कमी हो गई थी। लाला लाजपत राय अकेले पड़ गए थे। तो एक पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो था या राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक पटल था, वो एक सशक्त नेता के रूप में आशा की नज़र से गांधी की तरफ देख रहा था। और गांधी ने भी भारतीय जनता को निराश नहीं किया। अपने सत्याग्रह की अद्भुत पद्धति के माध्यम से उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और तीन बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से शांतिपूर्वक खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। सत्याग्रह की पद्धति को बड़े पैमाने में प्रयोग करने से पहले उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का एक सूक्ष्म परीक्षण किया और उस परीक्षण में सफलता के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन में अपनी इस अद्भुत पद्धति, जो आज भी विश्व में काफ़ी प्रासंगिक और अत्याचार के प्रतिरोध का एक सशक्त माध्यम है, उसका सफल परीक्षण किया। आज हम गांधी द्वारा चलाए गए पहले बड़े राष्ट्रीय आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उस समय वो ब्रिटिश शासन के प्रति सकारात्मक भाव ही रखते थे। वह मानते थे कि ब्रिटिश मूलतः एक न्यायप्रिय जाति है और यदि उन्हें हम अपना पक्ष समझाने पाने में सफल रहे तो वो हमारी न्यायपूर्ण मांगों को अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यानी गांधी जी एक सहयोगी ही थे। गांधी जी अंग्रेजी सत्ता के प्रति सकारात्मक भाव रखते थे और उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को जब ये विश्वास हो जाएगा कि भारतीय स्वशासन में सक्षम हो गए हैं, उनने वो सामर्थ्य अर्जित कर लिया है, तो वो अविलंब हमें स्वतंत्रता दे देंगे। यही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सेना के लिए सैनिकों की भी भर्ती की थी। इसी कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। किंतु बाद में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो वो क्या कारण थे, वो क्या घटनाएं थी, वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण गांधी जी जैसा एक सहयोगी असहयोगी हो गया और उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। तो हम आज सबसे पहले असहयोग आंदोलन के कारणों, उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता में उमड़ी घोर निराशा और असंतोष। आपको मालूम है कि गांधी जी जब भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने पूर्ण मनोयोग से धन तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता दी। क्योंकि भारतीयों को लग रहा था, खासतौर से महात्मा गांधी को, कि जो विश्व शांति है, विश्व लोकतंत्र है और न्याय का प्रतिनिधित्व अंग्रेजी पक्ष ही कर रहा है। तो उन्होंने जर्मनी जैसी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि पूर्णतः तन मन धन से अंग्रेजी सरकार की मदद करे। गांधी ने स्वयं ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश सेना के लिए भारतीयों की भर्ती की। भारतीय विदेशों में जाके भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ी और अनेक जगह अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया। भारतीयों ने बड़े पैमाने पर दान दिया, रक्तदान के शिविर मनाए गए और लेकिन बदले में भारतीयों को ये आशा थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पक्ष
इस युद्ध में न्याय और लोकतंत्र का समर्थन होने का दावा कर रहा था, तो भारतीयों को ये उम्मीद थी, ये आशा थी, ये अपेक्षा थी कि युद्ध के पश्चात अंग्रेजी सरकार भारत के स्वशासन की समस्या के समाधान हेतु जरूर कुछ सकारात्मक कार्य करेगी। परंतु भारतीयों की उम्मीद युद्ध के साथ ही पूर्णतः धूमिल हो गई। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजी सरकार द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से भारी मात्रा में धन की वसूली की गई और अनावश्यक कर लगाया गया। यही नहीं, युद्ध के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भी असाधारण वृद्धि हो गई, जिसके कारण सामान्य जनता का आर्थिक कष्ट बढ़ गया। इसी स्थिति में प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल जैसी जो महामारी आई है, जो प्राकृतिक प्रकोप है, उस समय जो सरकार को जिस संवेदनशीलता से, जिस सक्रियता से कार्य करना चाहिए था, ब्रिटिश सरकार उसके प्रति उदासीन रही या वो अपने दायित्वों के निष्पादन में असफल रही। तो इन सब कारणों से भारतीय जनता का मन ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट हो गया था। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के लिए भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी समझ रही थी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीयों ने बड़े पैमाने पर भारतीयों की सेना में भर्ती की गई और उन्होंने विदेशों में जाके लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही सेना से तेजी से छटनी प्रारंभ कर दी गई और भारतीयों को सेना से हटा दिया गया। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने अनुभव किया कि ये सरकार स्वार्थी, अहंकारी और साम्राज्यवादी है। तो प्रथम विश्व के बाद अंग्रेज सरकार का जो कृत्य रहे, वो भारतीय जनता और महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा है रोलर एक्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन दो समानांतर धाराओं में बह रहा था। एक धारा कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्य धारा थी जो अहिंसक आंदोलन पर टिकी हुई थी। दूसरी धारा क्रांतिकारियों की धारा थी जो हिंसक क्रांति के माध्यम से भारतीय जनता को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, पर धाराएं दो थी, एक गर्म धारा थी, एक नरम धारा थी। कांग्रेस की जो मुख्य धारा थी वो शांतिपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता दिलाना चाहती थी और क्रांतिकारी हिंसक क्रांति के द्वारा कराना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद भी आतंकवादी तत्वों के नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये सुअवसर है कि न केवल भारत के क्रांतिकारी आंदोलन बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो मुख्य धारा में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसको भी कुचल देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जिसकी सिफारिश पे रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान था कि यदि सरकार को अगर ये आवश्यक लगे तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करा जा सकता है बिना वारंट के यानी बिना न्यायिक स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार या नज़रबंद रखा जा सकता है, वो भी अनिश्चित काल के लिए। मतलब किसी को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे अनिश्चित काल तक नज़रबंद या गिरफ्तार रखा जा सकता था मात्र संदेह के आधार पे कि अगर सरकार को लगे कि इसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष को फैलाना चाह रही है, तो वो उस रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो सिडनी रॉलेट कमेटी की सिफारिश पे लागू किया गया था उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह, वास्तविक कृत्य करने के बाद नहीं, अगर किसी पे संदेह हो तो भी उसको गिरफ्तार रखा जा सकता था बिना वारंट, बिना न्यायिक स्वीकृति के, और वो भी अनिश्चित काल तक। इसकी आलोचना करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने इसे बिना अपील ऐसा कानून बताया जिसने अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का ही अंत कर दिया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के एक प्रमुख कारणों से था। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने निश्चय किया कि 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल या सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। बाद में ये तिथि बदल के 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर चौपाल में शांतिपूर्ण हड़ताल प्रदर्शन हुआ, परंतु सरकार ने कुछ छुटमुट हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर पूरे देश में दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस रॉलेट एक्ट या सत्याग्रह का विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब में था। पंजाब में उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल माइको डायर थे। वो माइकल ओ डायर थे और उन माइकल ओ डायर इस सत्याग्रह आंदोलन को किसी भी तरह कुचलना चाहते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और इसमें उस समय के तत्कालीन 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सतपाल
सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये प्रमुख भूमिका थी। इनके नेतृत्व में जनता द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा था, तो अंग्रेजी सरकार ने इनको नज़रबंद कर दिया और इनका अमृतसर से निष्कासन का आदेश दे दिया। जनता ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख यानी उस समय के अंग्रेजी सरकार के पुलिस के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोलीबारी की गई बिना चेतावनी के, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब और पूरे देश को आतंकित करना था। इसके बाद पंजाब में सैनिक शासन घोषित कर दिया गया और पुलिस का और सेना का अमानवीय व्यवहार और दमन जारी रहा। मनमानी गिरफ्तारी की गई, जनता को से मारपीट की गई और विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराया गया। ऐसी दमनात्मक घटना हुई। तो रोलट एक्ट और उस रोलट एक्ट के बाद पंजाब में जिस तरह सत्याग्रह आंदोलन हुआ और जिस तरह सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब जो कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला कांड हुआ है, आप याद रखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें बिना चेतावनी के उस समय के पुलिस प्रमुख जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और आदमी मारे गए। ये बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है और इसने गांधी की मानसिकता पूरी तरह से बदल दी। तो आप जलियांवाला बाग आपके यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं। पहली बात, उस समय के पंजाब के अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? जनरल माइकल ओ डायर। ये 2 अलग अलग व्यक्ति थे। पुलिस के प्रमुख थे, उनका नाम जनरल डायर था। जो वहाँ के गवर्नर थे उनका नाम माइकल ओ डायर था। इन माइकल ओ डायर साहब को इंग्लैंड जाकर हम पंजाब के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी। ये भी याद रखो, जनरल डायर की नहीं की थी जिसने गोलियां चलवाई थी, जो उस समय के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जिनने उनको अरेस्ट करवाया था और जिनके आदेश पर जनरल डायर ने सब काम किया था। उन माइकल ओ डायर की इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह जी ने हत्या की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शहीद आजम उधम सिंह ने किसकी हत्या की। वो माइकल ओ डायर थे, जनरल डायर नहीं। माइकल ओ डायर गवर्नर थे, जनरल डायर पुलिस के प्रमुख थे। तो 2 अलग अलग व्यक्ति थे। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। ठीक है, किसके विरोध में वो सभा आयोजित की गई थी? जो कांग्रेस के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा थी, जिसमें बिना चेतावनी के जनरल डायर ने गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। तो इतनी बड़ी घटना का ये भी एक अशोक आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो इस घटना का पूरे राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पे व्यापक प्रभाव पड़ा। जो हमारे राष्ट्र कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना जो सर का खिताब है उसको लौटा दिया। वायसराय की जो कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकरन नायर, इन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ जो लगा दिया था, मैंने कहा था आपको सैनिक कानून लगा दिया था, उसको जारी रखने के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये सब ऐसा विरोध हुआ था। पर अभी भी गांधी जी का जो विश्वास था वो अंग्रेजी सरकार में कायम था। वो विचलित जरूर हुए थे पर अभी भी कायम था। उनको लगा था कि अंग्रेजी सरकार दोषियों को सजा देगी, जनरल डायर और माइकल ओ डायर दोनों को सजा देगी। इस जलियांवाला जो हत्याकांड था उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी को नियुक्त किया। एक हंटर साहब की नेतृत्व में एक कमेटी का नेतृत्व किया, जिनसे जलियांवाला बाग कांड की जांच करने का आदेश दिया गया। और गांधी जी को विश्वास था कि हंटर कमेटी अपनी जांच के द्वारा जो दोषी है यानी जनरल डायर और पुलिस के अधिकारी और जो वहाँ के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जिनके कारण 13 अप्रैल 1919 का वो जलियांवाला बाग कांड हुआ, उन दोषियों को सजा देंगी। लेकिन हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने गांधी को पूर्णतः असहयोगी बना दिया। तो ये जो अब हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी की नियुक्त कर दी गई, इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उसके कार्य को कर्तव्य से सत्निष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताया और उसका परोक्ष समर्थन किया। यानी उन्होंने कहा कि भाई इसके जो उद्देश्य थे वो सही थे, वहाँ पे गलत काम हो रहा था, लेकिन हाँ ठीक है, इसने काम थोड़ा सा, इसको कार्रवाई वैसी नहीं करनी चाहिए। यानी परोक्ष रूप से उसका समर्थन कर दिया। जहाँ महात्मा गांधी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सोच रहे थे कि हंटर कमेटी इस डायर को दंडित करेगी, इसके विपरीत हुआ। डायर को दंडित तो नहीं किया गया, उल्टा उनका परोक्ष समर्थन कर दिया। बोला कि भाई ठीक है, वो थोड़ी सावधानी रखते वो सही था, पर उनके इरादे गलत नहीं थे। और उन्हें ये नहीं, अंग्रेजी प्रेस ने और ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। ये सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना था और इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची और गांधी जो एक सहयोगी थे वो पूर्णतः असहयोगी बन गए। और उसके बाद जो अशोक आंदोलन का तत्कालीन कारण था, वापस सुनो, अशोक आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था
वो कारण था खिलाफत आंदोलन। ये क्या था खिलाफत आंदोलन, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। खिलाफत, देखिए जो तुर्की का सुल्तान होता है, तुर्की एक देश है, आपको मालूम है, तुर्की यूरोप और एशिया माइनर के पास है। वो अपने आप को यूरोप में मानता है, पर एशिया और यूरोप दोनों की संस्कृति वहाँ पे पाई जाती है। तो तुर्की एक मुस्लिम देश है, और तुर्की का जो शासक होता था उसे खलीफा बोलते थे, और खलीफा को संपूर्ण मुस्लिम जगत का शासक, वो आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, आध्यात्मिक प्रधान माना जाता है। जहाँ भी इस्लाम था, इस्लामिक शासन है, वहाँ पे खलीफा के पद का बड़ा आदर था, और ये माना जाता था भाई ये अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता है धरती पे, और ये मुस्लिम समाज का गुरु है। ऐसे माने खलीफा का पद मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा माना जाता है इस संसार में, इस लौकिक में। तो भारत के भी आपको मालूम है कि सल्तनत काल के जितने भी शासक थे वो बादशाह की उपाधि नहीं लेते थे, वो सुल्तान की लेते थे, क्योंकि वो खलीफा का जो अपने पे संप्रभुत्व स्वीकार करते थे। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो तुर्की था, यानी तुर्की का राजा ही खलीफा कहलाता था। आप जानते थे कि तुर्की जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, और जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई। एक तरफ तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश थे, दूसरी तरफ कौन से देश थे, जर्मनी और तुर्की। तो जर्मनी और तुर्की की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई, और इसकी हार के साथ ही खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्ण विश्व में जहाँ भी खलीफा के पद को पवित्र माना जाता था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और भारत में जो भी हुई, भारत के मुस्लिम समाज में भी हुई। और जो भारत के दो प्रमुख मुस्लिम नेता है, मौलाना शौकत बंधु जिन्हें हम बोलते हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके विरुद्ध इन्होंने खलीफा के पद की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसे गांधी जी ने सपोर्ट किया, और गांधी जी को खिलाफत समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये खलीफा आंदोलन था। इसके बारे में एक बार और आप पॉइंट सुन लो, फिर दोबारा समझाऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे। उन्होंने टर्की के साथ सेवर्स की संधि की, और उसके साथ ही सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए। इससे पूरे विश्व में वो सब मुसलमान जो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते हैं, वह उस अंग्रेज सरकार से विरुद्ध हो गए, और इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन करना शुरू किया। भारत में भी शौकत बंधु मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसकी मुख्य मांग थी कि भाई खलीफा के पद की पुनः स्थापना हो। गांधी जी इस आंदोलन को प्रासंगिक मानते थे। उनका मानना था कि जो मुसलमान हैं उनकी मांग न्यायोचित है, और अंग्रेज सरकार को अपने वचन का पालन करते हुए खलीफा के पद की पुनः स्थापना करनी चाहिए। और उन्होंने खलीफा के आंदोलन को सपोर्ट किया, और उन्हें खिलाफत समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो आप खिलाफत आंदोलन समझ जाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद जिस तरह अंग्रेज सरकार द्वारा खिलाफत के पद को समाप्त किया गया, खलीफा के पद को समाप्त किया गया, उसकी पुनः स्थापना के लिए भारत के में अली बंधुओं द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और गांधी जी खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने, और असहयोग आंदोलन की एक प्रमुख मांग में खलीफा पद की पुनः स्थापना भी थी। तो ये सब कारणों से गांधी जी जो एक सहयोगी थे वो असहयोगी बन गए, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो अब जो इस आंदोलन जो कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन का प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये कांग्रेस का हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, ये विशेष अधिवेशन था। ये कांग्रेस में एक परंपरा थी कि जब भी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता था तो क्या बोलते हैं, उस अधिवेशन के बाद पुनः उसको सामान्य अधिवेशन में उसको स्वीकृत कराया जाता था। अतः जो नागपुर में पुणे जो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में ही क्या बोलते हैं, ये आंदोलन को पुनः स्वीकृति दे दी गई, और नागपुर अधिवेशन में, और गांधी जी को अधिकार दे दिए गए कि वो एक अहिंसक आंदोलन चलाए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध और इन मांगों के। तो आज हमने अशोक आंदोलन के कारणों पे चर्चा की है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें अशोक आंदोलन के कार्यक्रम, उसके परिणाम आदि पर हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक रोचक रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आज ही मैं डाल दूंगा, उसमें हम अशोक आंदोलन के कार्यक्रम, प्रगति, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।